मैं 2 दिन छुट्टी पे रहा, इतने में इतने बच्चे कम हो गए। आज हम ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं ज्यामितीय संरचनाएं। ठीक है, ध्यान से चैप्टर को समझना है। चैप्टर बहुत ही आसान है। मेरे हिसाब से हमने लास्ट क्लास में लाइन तक पढ़ लिया था। यहीं तक है ना भाई मामला? ठीक है, इस वीक के अंदर हम ये पूरी ड्राइंग को कर लेंगे, कल और परसों के अंदर। क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर में जो मेन चीज है, इसमें इंटरनेट है क्या? मैं आपको वीडियो दूं, वो डाउनलोड कर दोगे? ठीक है, देखो कि एक तो हमारे पास इसके अंदर होता है ज्यामितीय रचना के अंदर भुजा के बारे में वगैरह बताना। वो आप पूरा मैथ्स में आप पढ़ते हैं, उनकी मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा नहीं। थोड़ी सी आपको मैं बोल के तो पूरा बता ही देता हूँ कि वो चीज़ें बहुत इजी सी है। जैसे मैं पूछूं कि रेखा किसे कहते हैं, कि आप कहोगे एक स्थिर बिंदु और एक चल बिंदु से बनने वाला बिंदु पात। बिंदु का पात ही थे, बिंदु जैसे जैसे घूमेगा तो क्या बनेगा? रेखा। तो बिंदु पात हुआ। पूछा रेखा कितने प्रकार की है, तो आप कहेंगे 2 प्रकार, एक सीधी रेखा और एक वक्र रेखा। और सीधी रेखा यदि एक बिंदु पर मिलती है तो उनके बीच में जो कोण बन मतलब उनके बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? कोण। कोण इसी कहते हैं ना भाई। ये रेखा है, ये रेखा है, दोनों यहां पर मिली है, तो इनके बीच का ये जो हमारे पास है वो क्या कहलाएगा? कोण। जो तल पर दूरी बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? कोण। ये हमारे पास एंगल यहाँ कोण कहलाता है। ठीक है, कोण के आधार पर किस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण वह होता है जो 0 से 90 के बीच में होता है। जो 90 डिग्री पर होता है उसे समकोण कहते हैं। जो 90 से 180 के बीच में उसे अधिक कोण कहते हैं। जो 180 डिग्री पर है उसे हम सरल कोण, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये कहते हैं। और जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है उसे वृहत कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं? वृहत कोण। और जो 360 डिग्री का है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। कहते हैं भैया पूरा हो गया कोण संपूर्ण, 360 डिग्री हो गया ना, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। सिंपल कहानी। उसके बाद में ऐसे में बताओ इसको क्या करना है। ले विद्या बताता हूं एक। नेट नहीं चल रही है? उधर डाउनलोड करवा के लिया। उधर नहीं, इधर पढ़ रहा, उधर डाउनलोड डाउनलोड करवा के लिया। लाइव तो सही जा रहा है क्लास, डाउनलोड उधर से करवा के लिया। हाँ, हो गया भाई। तो ये हमारे पास हो गया कि भाई समकोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, वृहत कोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों में एक ये कोण है और एक ये कोण है, जब दो कोणों में एक भुजा है वो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है,
तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। किसे कहते हैं? जब दो कोणों में एक भुजा कॉमन हो उसे क्या कहते हैं? आसन कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हो ना। ये तो सिंपल है, ये तो एंगल जो बना वो मैंने बताया है। अब देखो कि इन भुजाओं से मिलकर जो बंद आकृति का निर्माण होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहली छोटी आकृति कौन सी बनेगी? त्रिभुज। दो भुजा तो ये थी लेकिन बंद आकृति हुई नहीं। बंद आकृति के लिए आपको क्या चाहिए थी? तीसरी भुजा। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। त्रिभुज हमारे पास दो प्रकार से वर्गीकृत होता है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर होता है यदि सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, भाई तीनों का मिला के योग तो 180 होना ही होना है। यदि इंडिविजुअल देखा जाए सभी 180 से छोटे हैं, सॉरी सभी 90 से छोटे हैं, तो क्या कहोगे? न्यून कोण। क्योंकि 90 डिग्री से कम कोण को आप क्या कहते हो? न्यून कोण। तो पूछे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आपके वह जो 90 डिग्री से छोटा है, हो गया ठीक है। वह जो तो जो 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री छोटे हैं तो कौन से कहलाएंगे? न्यून कोण। यदि उन तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो फिर क्या बोलोगे? समकोण त्रिभुज बोलते हो। यदि इन तीनों में से एक कोण 90 से बड़ा हो जाए तो आप क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ये तो कोण के आधार पर हुआ। ऐसे त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा के आधार पर हुआ। यदि तीनों समान भुजा है तो समबाहु, दो भुजा समान है तो समद्विबाहु, और तीनों भुजा अलग अलग है तो विषमबाहु। इसके बाद आ जाता चतुर्भुज। चतुर्भुज किससे कहते हैं? जिसके चार भुजा है, ठीक है, जिसमें भुजा कितनी है? चार, और चार भुजाओं से जो घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। यदि उसमें कोई भी दो भुजा है जो समांतर है तो समलंब चतुर्भुज बनेगा। समलंब की खास बात क्या है? कोई दो क्या होने चाहिए? समांतर। यही होती है। एक तो आप जानते नहीं, फोटो भी कैसे बताएं आपको। ये बस ब्लैक हो गया, ये समलंब है। ये समांतर है कि नहीं है? इसे कहते हैं समलंब। अच्छा अब देखो, यदि मान लो इसमें आमने सामने की भुजा समांतर है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्या? नहीं। तो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। यदि आमने सामने की भुजा समांतर और चारों भुजाएं बराबर है, इसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। ये क्या कहलाएगा? सम। और ये क्या कहलाएगा? समांतर। सम चतुर्भुज को यदि सीधा कर देते हैं, सभी कोण 90 डिग्री बना देते हैं तो क्या बनेगा? वर्ग। और समांतर चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री बनाओगे तो क्या बनेगा? आयत। और एक विषमबाहु चतुर्भुज होता है जिसमें कोई भुजा कैसे भी हो तो वो विषमबाहु चतुर्भुज होता है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में ये आकृतियां होती है। ऐसे ही हमारे पास एक आकृति है, एक आकृति और होती है जिसे हम कहते हैं वर्त है। वर्त किसे कहते हैं? आप बता देना भाई। एक स्थिर बिंदु है, एक स्थिर बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने वाला गतिशील बिंदु जिसकी दूरी स्थिर बिंदु से सदैव क्या है? नियत। एक स्थिर बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने वाला गतिशील बिंदु जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या है? नियत। तो ये जो पाथ बनेगा उस पाथ को क्या कहेंगे? वर्त कहेंगे। फिर कहा कि यदि मान लो ये जो पाथ बना वर्त कहलाए उसे परिधि कहते हैं। यहाँ के तो गतिशील बिंदु और स्थिर बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। और परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती क्या कहलाती है? जीवा।
तो त्रिज्या पता है आपको, व्यास पता है आपको, जीवा पता है आपको, परिधि पता है आपको, ये तो सब पता ही है। कोई कंफ्यूजन है? सब पता है, ठीक है। अब देखो, ये जो है ना, ये जीवा है, ये खंड बना, इस खंड को आप क्या कहते हो? त्रिज्या खंड है कि वर्त खंड है? वृत्त खंड है। त्रिज्या तो आई नहीं इसमें कहीं। अब देखो, दो त्रिज्या ये मिली कि नहीं मिली? दो त्रिज्यों के बीच में जो खंड बनेगा उसे क्या कहेंगे? ये त्रिज्या खंड होता है, ये वर्त खंड होता है। ये मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्रिकल आकृतियां ऐसी ऐसी होती है, और मुझे इन आकृतियों से ज्यादा खास कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं बताऊं आपको क्यों, ये तो सिंपल जानकर देनी है। इन सभी आकृतियों के बारे में बड़ी गहराई से डिटेल में आप गणित में पढ़ते हैं, बहुत गहराई से पढ़ते हैं। मुझे दिलचस्पी दो चीजों में रहेगी इसमें। एक तो है उत्केंद्रता में इसेंट्रिसिटी, जो गणित में आएगी नहीं, ड्राइंग में आएगी। और एक कौन सा गण, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, उनमें कितनी भुजाएं होती है और उसमें कोण कितने होते हैं, मुझे उन चीजों से लेना देना है। ये जो बात बताई है, ये सब आपके मैथ में आप बड़ी गहराई से डिटेल के साथ सूत्र के साथ पढ़ते हैं चीजें। मुझे तो केवल परिभाषा बतानी, आप पूरी सूत्र के साथ पढ़ते हैं, है कि नहीं है? अब जो पढ़ूंगा वो अब आपको लिखना है ज्यामिति रचना के अंदर। है? हाँ, कॉपी में लिख लेना, क्योंकि बिना लिखने वाला टॉपिक है नहीं। ये ज्यामिति रचना मतलब मैथ के तरीके का टॉपिक है। तो ये अब ये जो पहले रफ कॉपी में लिख लो, बट लिखना है, चाहे रफ कॉपी में लिख लो ना, लेकिन लिखना ही है, मुझे भी लिखना ही है, आपको भी लिखना ही है, ताकि आपको जो चीज अलग से ढंग से पूछी जाए वो बता सकूं मैं। सुनो ध्यान से फिर। एक हमारे पास आपने शब्द सुना होगा पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं? बहुभुज। दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। दो से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो आप कहते हैं पॉलीगन कहलाती है, यानी कि बहुभुज कहलाती है। दो से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी बंद आकृति हमारे पास क्या कहलाएगी? पॉलीगन, यानी पॉलीगन मतलब बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो कि हमारे पास इस बहुभुज के बारे में चीजें देखते हैं। बहुभुज में त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, सब होता है ना। तो एक पहले मैं सूत्र लिख लेता हूं। बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का सूत्र क्या होगा भाई? आप जानते नहीं है, n-2 गुणा 180 होता है। आपके चैप्टर हैं आगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आपके रेखाएं तो पूरा चैप्टर है, रेखाएं, वर्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस नाम से चैप्टर है। मैंने तो त्रिभुज आपको 2 मिनट का बताया है, त्रिभुज आपको कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस नाम के चैप्टर हैं आपके। आपको देखना पड़ेगा ना कि ये है वर्त, ये रहा यहाँ, यहाँ कोण मिलाओगे सदैव कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। ऐसे कोण मिलाने पड़ेंगे आपको सारे, चक्रीय, चतुर्भुज वगैरह सब कुछ उसके अंतर्गत होता है। बहुभुज का आंतरिक कोण योग n-2 × 180 डिग्री
समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे n-2/n × 180 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ? n क्या है? n भुजा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, n कितना है? 3। तो 3 - 2 कितना हुआ? 1। 1 × 180 कितना होता है? 180। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। चतुर्भुज के भुजा कितनी है? 4। 4 - 2 कितना होता है? 2। 2 × 180 कितना होता है? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। यही गणा आंतरिक कोणों का योग n-2 × 180। और समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान n-2/n × 180। इतना सा सूत्र लिखो, मैं सारा ये लिखा दूंगा। लिख लिया सूत्र? अरे आलसी प्राणी, लिख तो सही तू है। मैं ये कह रहा हूं रब में लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा फेर में लिखो, मैं ये कह रहा हूं लिखो केवल, क्योंकि चीज लिखने वाली है। पिछली बार सवाल क्या पूछा था इस चैप्टर का मैं बता देता हूं। पूछा था कि सप्तभुज को नहीं, हेप्टागन में कितनी भुजा होती है? तो हमें पता होना चाहिए हेप्टागन का मतलब है 7। तो भुजा कितनी होगी? 7। हेप्टागन को हिंदी में कहते हैं सप्तभुज। सप्तभुज में भुजा कितनी होगी? 7। सवाल यही था, हेप्टागन कितनी भुजा होगी, इसलिए पता रहना पड़ेगा। यहां फिर पूछेगा बताओ कि ओक्टागन में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या है, तो ये बताना पड़ेगा। यही है जो आपको यहां बताना पड़ेगा। लिख लिया? जल्दी करो। उधर वाला तो क्यों चालू करा करो है? ये अपना आप इधर आ जाएंगे तो बंद करते हैं। उधर क्यों बैठे रहेंगे? एक तरफ रहेंगे, ध्यान तो रहेगा। इतना तो है ही नहीं है। पता नहीं किसकी शादियों में गए हैं ये बाकी के। इधर इधर बैठा करो। उधर क्यों बैठते हो अभी? उधर तो इसलिए कि भाई जगह नहीं मिले तो उधर बैठो। अच्छा, हो गया? ओके। आवाज नहीं। अब देखो, एक आपके पास बहुभुज है, आंतरिक कोण का योग फिर ये प्रत्येक आंतरिक कोण का मान है ना। ठीक है। आप भी बना लो टेबल, तो आपको भी बनानी पड़ेगी।
पहला है ट्राइंगल, यानी त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। और पेंटागन क्या कहलाता है? पंचभुज। हेक्सागन क्या कहलाता है? षटभुज। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। हेप्टागन क्या कहलाता है? सप्तभुज। ऑक्टागन क्या कहलाता है? अष्टभुज। नौनागन क्या कहलाता है? नवभुज। और डेकागन क्या कहलाता है? दशभुज। अनडेकागन क्या कहलाता है? एकादशभुज। और डुआडेकागन, द्वादशभुज। तो अच्छा, मैं एक तो लिखना और भूल ही गया इसमें टेबल में कि भुजाओं की संख्या कितनी है। वैसे तो नाम से दिख रही है आपको, मैंने अष्टभुज शब्दभुज लिखा है, नाम का अर्थ तो यही है। ये भुजाओं की संख्या से ही लेना देना ना भाई, आप लिख लेना कहीं भुजा कितनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको इसमें दिख नहीं रहा, दिख सब रही है, लेकिन लिखने की फॉर्मेलिटी वो पूरी करनी है। ट्राइंगल कितने होते हैं? 3। चतुर्भुज में कितने होते हैं? 4। पंचभुज में कितने होते हैं? 5। षटभुज में कितने? 6। सप्तभुज में 7। अष्टभुज में 8। नवभुज में 9। दशभुज में 10। और एकादश में 11। और द्वादश में कितनी भुजा है? फॉर्मेलिटी था ये, बाकी हिंदी में लिखा तो आ गया। वो सवाल पूछा था हेप्टागन। हेप्टागन में कहीं क्या कंफ्यूज होके हेक्सागन मान लेते हैं और 6 कर देते हैं, इसलिए सवाल पूछे हेप्टागन था। यह सवाल पूछा था बताइए अनडेकागन, डुआडेकागन या नोनागन। ये सवाल थोड़ा अच्छा है जो आपको पहली बार सुनने को मिल जाए, ठीक है। अच्छा, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? n माइनस 2 गुणा 180 है, तो 3 माइनस 2 गुणा 180 कितना होगा? 180। अगला कितना आएगा? 360। अगला 540, 720, 900, 1080 और कितना आएगा? 1260, 1440 और 1620 और 1800। बताओ 12 में 2 गया, कितना हुआ? 10। 10 इंटू 180 कितना हुआ? 1800। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या है? तो 180 में भाग किसका दोगे भाई? 3 का। बताओ कितना आया? 60। अब ये 360 में भाग कितने का दोगे? 4 का। बताओ कितना आया? 90। और 540 में भाग कितना दोगे? पंचभुज है तो 5 का दोगे, कितना आएगा? 108। भाग देना भी नहीं आ रहा है। 720 में भाग दिया 6 का, कितना आया? 120। फिर बताओ 900 में भाग दिया 7 का, कितना आया? 127 है क्या? देखो 9 एकम 9, 2 20, 14 6 60, 8 56, 4 40, 128.5। 1080 में भाग किसका दोगे? 8 का, कितना आएगा भाई? 135 आएगा। 1260 में भाग किसका दिया?
9 का कितना आया 140। 1440 में भाग कितना दिया 10 का कितना है 144। और 1620 में भाग किसका दोगे 11 का। ये आप दो। मैं एक काम कर देता हूँ 1800 में भाग देता हूँ 12 का। ये दो तो 11 एकम 11 5 52 1144। पीछे कितने बच गए थे 8। 8 कितना हो गया 80। 11 7 77 3 30 2 22। सही है ना भाई। ऐसे मतलब ये है मैंने सूत्र से ये भी लिखना सिखा दिया ये भी सिखा दिया और भुजाओं को नाम भी बता दिए। यही बताने थे मुझे इसमें। जल्दी से लिखो फटाफट। वीडियो हो गया डाउनलोड सही। ओके। लिख लिया भाई। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक रुका हुआ ही हूँ। मेरे हिसाब से आपने अब लिख लिया। हिसाब किताब गलत है मेरा। किसके बाकी रहा है। जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके सबके पड़ोसियों ने लिख लिया है। पड़ोसी नहीं है तो पड़ोस में बैठा करो भाई अकेले बैठो मत। हैं। अब बताओ किस किसने नहीं लिखा। एक बंदा है। हैं। इसका साउंड कहाँ है भाई।
एक मिनट रुको भाई। पेन ड्राइव लगो। अब देखो कि हेडिंग डालो कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन कहलाता है शंक्वाकार खंड। कॉनिक सेक्शन यानी शंक्वाकार खंड। शंकु तो आप जानते ही हैं, जैसे ये निर्माण हुआ, ये क्या है हमारे पास, शंकु है। ठीक है। अब इस शंकु को मुझे निर्माण करना है, तो मैंने क्या किया कि एक इस प्रकार से काम किया। एक मेरे पास है सीधी रेखा, सीधी रेखा। ठीक है। एक है सीधी रेखा, दूसरी है तिरछी रेखा। तिरछी रेखा में समझना, ये जो सीधी रेखा है इसको हम बोलते हैं एपेक्स, सॉरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस यानी अक्ष। और ये जो है ना, ये जनरेटर लाइन होती है। जनरेटर लाइन ऐसे, ये यहां पर बंदी पकड़ी हुई है। अब मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं। यदि मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं तो मेरे पास ये पाथ बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बनेगा ना। तो बताओ, इसको घुमाने पर मेरे पास क्या हुआ? शंकु जनरेट हुआ। एक ऊपर वाला शंकु बन गया और एक नीचे। ठीक है, शंकु जनरेट हुआ। और जहां से ये जिस बिंदु से लेके घूमते हैं इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष। अब सवाल आता है, हमने हेडिंग डाली कॉनिक सेक्शन, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ शंकु नहीं, शंकु के खंड है। शंकु को मैं सीधा काटूंगा तो क्या क्या बन सकता है? तो देखो, शंकु को काटने पर मेरे पास वर्त बन सकता है। शंकु को काटने पर मेरे पास दीर्घ वर्त बन सकता है। शंकु को काटने पर मेरे पास परवलय बन सकता है। परवलय अभी दिखा देंगे सारे। परवलय बन सकता है। शंकु को काटने पर मेरे पास अति परवलय बन सकता है। ठीक है। ये जो हमारे पास ये कोण है, इस कोण को हम कहते हैं अल्फा। कि भाई कोई ना कोई कोण पर तो होगा। यदि ये ज्यादा कोण पे होता तो शंकु क्या होता भाई? शंकु की त्रिज्या बड़ी होती। और ये कोण कम होता, शंकु की त्रिज्या क्या होगी? छोटी। इसको ही समझना है पूरा। ये कॉनिक सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं।
अब देखो कि ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये हमारे पास कौन सी है, एक स्थिर लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, अक्ष। और ये जो लाइन है ये इस स्थिर अक्ष के ऐसे तिरछा करके फिर वो क्या करेगी, ऐसे घूमेगी और ऐसे घूमेगी। ये तो बिंदु स्थिर रह गया। अब ये यहाँ से घूमेगी तो क्या बनेगी, शंकु बनेगी। तो ये इस प्रकार घूमती हुई किसका निर्माण कर रही है, ये घूमती हुई शंकु का निर्माण कर रही है, जो घूम रही है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, जनरेटर। देखो घूमती हुई लाइन बना दी, तो ये क्या हो गए, जनरेटर। अब ये हमारे पास दो शंकु बने, एक ऊपर वाला शंकु और एक नीचे वाला शंकु। इसमें ये लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, अक्ष। ये अक्ष कह दो, यहाँ क्या कह दो, अक्ष। और ये जो लाइन घूम रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो घूमने वाली लाइन को हम कहते हैं जनरेटर। घूमने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, जनरेटर। और इस स्थिर लाइन को हम क्या कहेंगे, अक्ष। जिस बिंदु जहां पर घूमेगी इसे हम कहते हैं शीर्ष यानी वर्टेक्स। ये शीर्ष यानी क्या हो गया, वर्टेक्स। ठीक है। अब यहां पर शंकु दो बने, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला अपर नेपे कहलाता है और नीचे वाला लोअर नेपे कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, अपर नेपे, नीचे वाला लोअर नेपे। अब हमारी हेडिंग थी कोनिक सेक्शन, शंक्वाकार खंड, यानी कि शंकु को काटना है तो कैसे कैसे खंड बनेंगे। यदि शंकु को मैं इसमें एक सीधा काटूं, तिरछा काटूं, ज्यादा एंगल से काटूं या और ज्यादा एंगल से काटूं, इस पर डिपेंड करेगा कि सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा, अति परवलय बनेगा, क्या बनेगा। ये इसको शंकु को अलग अलग एंगल से काटने पर पता चलेगा। जब मैं शंकु को काटूंगा तो जिस तल द्वारा काटूंगा उस तल का कोण कहलाएगा बीटा, और मेरे पास फिक्स कोण क्या था, अल्फा। अब देखो, अब एक मिनट, ये देखो यहां से क्या हुआ कि हमने एकदम सीधा काटा, सीधा काटा तो यहाँ बीटा कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। ठीक है, बीटा 90 डिग्री बना तो ऊपर जो भाग है वो क्या मिलेगा, हमें सर्कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाला भाग हमें क्या मिलेगा, सर्कल। सर्कल कब मिल रहा है, जब बीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो देखो ये सर्कल मिला, यहां से काटने पर क्या मिला, सर्कल। एक मिनट, अब वापस देख लेना, सर्कल मिल रहा है, बीटा कितना डिग्री होना चाहिए। अब देखो एकदम समांतर से काटा, काटते बीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये सर्कल है कि नहीं है, ये यहाँ उठा के उन्होंने दिखा दिया, ये क्या बना, सर्कल। जब हमारे पास कोण 90 डिग्री था तो क्या बना था, सर्कल बना। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो काटा है, अब इसमें काटा तो कोण क्या है कि बीटा बना, तिरछा काटा। लेकिन ध्यान रहे कि बीटा का मान है 90 से तो छोटा है, 90 पे तो क्या बना था, सर्कल। 90 से छोटा लेकिन अल्फा से क्या है, बड़ा। बीटा का मान अल्फा से तो बड़ा है, 90 से क्या है, छोटा। अब ये जो कटा है ये वर्त नहीं है, मतलब सर्कल नहीं है, ये दीर्घवृत्त है। ये क्या है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कब बनेगा, जब बीटा का मान अल्फा से क्या होगा, बड़ा, तो क्या बनेगा, दीर्घवृत्त। तो ये हमारे पास बना दीर्घवृत्त। ये निकाल के इसको साइड में दिखा देंगे आपको कि ये रहा दीर्घवृत्त। ये क्या बन गया भाई, दीर्घवृत्त। इलिप्स, इलिप्स दीर्घवृत्त होता है। फिर इसने काटा कि अल्फा और बीटा बराबर है, क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, बराबर। जब अल्फा और बीटा बराबर होता है, ऐसे काटते हैं तो जो हमारे पास आकृति बनेगी उसे कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला, यानी कि परवलय। यहां से ये जो बनेगा ये क्या कहलाता है, पैराबोला यानी परवलय। और जब अल्फा का मान बड़ा है, बीटा का मान छोटा हो जाता है, अल्फा बड़ा है, बीटा का मान क्या हो गया, छोटा, तो ये हमारे पास बनेगा, वो क्या कहलाएगा, अति परवलय। क्या कहलाएगा, तो ये हमारे पास कहलाएगा अति परवलय। तो आपने देखा इसमें हमारे पास सर्कल बना, दीर्घवृत्त बना, पैराबोला बना और अति परवलय बना। सारी कंडीशनें बनी कि नहीं बनी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हाइपरबोला। उन्होंने कहा हमने ये काट के आपको दिखाया है। क्लियर। अब आ जाओ अपने वाली लाइन पे, इसके बारे में देख रहे थे। तो आपको पता चल गया होगा कि काटने पर कैसे बन रहा है, सर्कल और दीर्घवृत्त और परवलय, अति परवलय। ये चारों ही कोण को काटने पर बना कि नहीं बना, बना।
तो कोन के भाग थे कि नहीं थे? थे। इसलिए सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कोनिक सेक्शन। कोन के सेक्शन है ना, इसलिए इन्हें कहते हैं कोनिक सेक्शन। नोट करो। अब बन लिख लिया भाई आपने? नहीं नहीं, आपने लिख लिया अब। जल्दी करो। ठीक है। अब इसी के अंदर हेडिंग डाली जाती है उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी, इसको डिनोट किससे करेंगे? ई से। आवाज नहीं पे, पहले समझो। पहली बात कहते हैं कि उत्केंद्रता कहते किसे हैं? उत्केंद्रता कहते किसे हैं? तो उत्केंद्रता इसे कहते हैं कि कोई भी हमारे पास जो आकृति है वो कितनी वक्र कम है या कितना उसका भाग जो वक्रीय नहीं है या वर्ताकार नहीं है, यही हमारे पास क्या कहलाती है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता इस चीज की निशानी है कि हमारे पास कोई कोनिक सेक्शन का भाग है जो वक्राकार न हो या वर्ताकार न है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। कोनिक सेक्शन का भाग जो हमारे पास कितना अवर्तीय है या कितना वर्तीय न हो, कितना सही वर्त नहीं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। कोनिक सेक्शन का भाग जो अवर्तीय गुण रखता है। अवर्तीय गुण रखेगा तो वही क्या कहलाएगी? उत्केंद्रता। तो मुझे पूछे कि वर्त की उत्केंद्रता क्या होगी? बताओ, वर्त अवर्तीय गुण रखता है क्या? नहीं रखता। तो वर्त की उत्केंद्रता तो होती ही नहीं है। तो वर्त की उत्केंद्रता क्या होगी? आप कहेंगे शून्य। क्या होगी? शून्य। यदि किसी खंड की उत्केंद्रता जितनी ज्यादा होगी
कम घुमावदार कम वक्राकार, कम घुमावदार वक्र होगा। यदि आप कहेंगे किसी की उत्केंद्रता ज्यादा है तो वो कम घुमावदार वक्र है। वो क्या है? कम घुमावदार वक्र। चलो ओके। अब देखो मैं उत्केंद्रता के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और चीजें ध्यान रखो। पहले एक दीर्घवृत्त का निर्माण करते हैं, इलिप्स का। एक दीर्घवृत्त का निर्माण करते हैं, किसका? इलिप्स का। इलिप्स आप जानते हो कैसे बनता है? इलिप्स का बनाने का तरीका देखना भाई, मैं पहले तरीका बता रहा हूं। हाँ, एक सर्कल है ये, इसी नाव का दूसरा सर्कल है, और उसका केंद्र क्या हो गया? ये। बात सही है कि नहीं? तो दो केंद्र बन गया। अब देखो ये भुजा त्रिज्या से दुगुनी हो गई कि नहीं हो गई? इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों बराबर माप का, तो डबल त्रिज्या हो गई। इतना प्रकार खोला, यहां पर का आपने ऐसे चाप काटा, कटेगा इधर ही। यहां से खोलोगे तो चाप कटेगा इधर, ऐसे चाप काटोगे तो इधर कटेगा, और इससे काटोगे तो कटेगा इधर, यही कटेगा। समझना, ये यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया और उसके पास में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वर्त बनाया। इससे मैंने फिर चाप काटा, बाहर की तरफ चाप कट गया। अब इस चाप को मिलाने वाली जो लाइन है ये बराबर बीचों बीच होकर गुजरती है, मतलब ये इन केंद्र को मिलाने वाली गुजर गई बराबर बीचों बीच। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां से आप क्या करोगे, इस पर लेके आप एक चाप काटेंगे। तो चाप काटोगे तो ये यहां से इसको केंद्र बिंदु बना के चाप काटोगे। चाप कैसे कटेंगे भाई? ऐसे ही कटेंगे। इसको केंद्र बिंदु मिला के बना के चाप काटोगे तो चाप ऐसे ही कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कट गए। और अब देखो इसके कारण ये चाप कटा था, इसके कारण ये चाप कटा था, और कुल मिला के एक मिनट, कुल मिला के मेरे पास बच्चा है वो ये है, ये क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त है कि नहीं है? तो बताओ दीर्घवृत्त में मेरे पास केंद्र बिंदु कितने थे? 2 थे ना। अब मैं सीधा दीर्घवृत्त बना के दिखा देता हूं, ये तो मैंने बनाने का तरीका बताया था कि दीर्घवृत्त का निर्माण ऐसे होता है, ताकि आपका ये किसी का क्वेश्चन नहीं रहे कि इसमें केंद्र 2 क्यों आए। दीर्घवृत्त होता है ये, होता है कि नहीं होता है? ये होता है। ये जो लाइन होती है, ये बिंदु है ए, ये बिंदु क्या है? बी। ए से बी हमारे पास कहलाएगा दीर्घ अक्ष। क्या कहलाएगा? दीर्घ अक्ष। ये है सी और ये है डी। सी डी हमारे पास क्या कहलाएगा? लघु अक्ष। ये ए बिंदु है ना, ये कहलाएगा शीर्ष। एक यहां पर एक लाइन बनती है सूत्र द्वारा,
इस लाइन को कहते हैं नियता, डायरेक्ट्रिस, और शीर्ष होता है वर्टेक्स। ये दीर्घवृत्त है। अब दीर्घवृत्त ई बराबर होता है, और ये हमारे पास इसका एक केंद्र बिंदु क्या होगा भाई, F1, और इसका केंद्र बिंदु क्या होगा, F2, क्योंकि दो केंद्र बिंदु है ना, फोकस बिंदु कहलाएंगे F1 और F2। तो ये कहलाएगा शीर्ष से नाभि की दूरी बटा शीर्ष से नियता की दूरी, ये हमारे पास कहलाता है हमारा इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यानी ई। वर्त होता है, वर्त के अंदर देखो बीटा कोण कितना डिग्री था, 90 डिग्री, और ई का मान कितना आया था भाई, 0। वर्त में ई का मान कितना है, 0। अगला हमारे पास कौन है, दीर्घवर्त। काटा ना भाई आपने। दीर्घवर्त में जो बीटा का मान है वो अल्फा से क्या है था, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या था, छोटा। तो ई का मान है इसका 1 से क्या आएगा, छोटा। दीर्घवर्त को आप क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हो नहीं कहते हो। और उसके बाद आता है हमारे पास परवलय। परवलय क्या होता है, पैराबोला। आपने एंगल देखा था ना, क्या था एंगल, अल्फा बराबर बीटा। तो ई बराबर कितना आएगा, 1। और अगला हमारे पास क्या था, अति परवलय। अति परवलय हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोला। तो ये क्या होगा भाई, अल्फा है जो हमारे पास बड़ा है, बीटा क्या हो गया, छोटा। तो ई का मान 1 से क्या हो गया, बड़ा। और एक लाइन लिख लेना नोट डाल के, सीधी रेखा का ई क्या होता है, अनंत। सीधी रेखा में ई बराबर क्या होता है, अनंत। परीक्षा का सवाल ये होता है, बताओ सर्कल का ई कितना है, 0। दीर्घवृत्त का ई 1 से छोटा है, और परवलय का ई 1, अति परवलय का 1 से बड़ा। सीधी रेखा क्या होगा, अनंत। अच्छा अब देखो डेफिनेशन, कॉनिक सेक्शन का भाग जो अवर्तीय गुण रखता है, यानी कि जिसमें उत्केंद्रता ज्यादा होती है तो घुमावदार कम होगा, उत्केंद्रता सबसे ज्यादा क्या है, अनंत। ये बिल्कुल भी नहीं घूम रही है, यही मामला ना। जिसमें जितना कम घुमाव आएगा उतनी उत्केंद्रता क्या होगी, ज्यादा। तो उत्केंद्रता ज्यादा यानी घुमावदार क्या हो गया, कम। अब तो इन गुणों में किसी को कोई दिक्कत है तो देख लो, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इनको करो नोट, अगले सेक्शन पढ़ेंगे हम प्रोजेक्शन एंड व्यूज के बारे में। ठीक है, सीधी रेखा कोई भी ये नहीं है, ये तो दीर्घवृत्त बनाया। यदि एक सीधी रेखा बना देते हैं तो बताओ सीधी रेखा में हमारे पास कोई घुमाव आएगा क्या, नहीं। और घुमाव जितना कम आएगा उतनी उत्केंद्रता क्या होगी, ज्यादा। सीधी रेखा में कोई घुमाव है ही नहीं तो उत्केंद्रता क्या होगी, अनंत। अंडाकार बन गया राजेश मारमत। ये बेटा यही फर्क है, ITI की है तब क्या है कि आपको दीर्घवृत्त भी अंडाकार ही है। दीर्घवृत्त मैंने केवल दीर्घवृत्त नहीं बनाया, मैंने दीर्घवृत्त बनाने का तरीका भी बताया था कि दीर्घवृत्त दो वर्त के केंद्र बिंदुओं से चाप काटकर बनाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी बना देते हैं। दो केंद्र बिंदुओं से चाप काटकर बनाए जाते हैं दीर्घवृत्त, ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है।